हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक तरफ जहां इंडिया का रिलेशंस जो है बेसिकली पूरे वर्ल्ड से, चाहे यूएस हम यूके की बात करें, सभी वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री, इवन के एशियन कंट्री से रिलेशन सुधरे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो नेबरिंग कंट्री हमारा है, चाहे आप नेपाल को लो, चाहे आप मालदीव्स को लो, जो रिसेंटली अभी कहीं के एक टेंशन देखने को मिला है, और इवन श्रीलंका हो, चाहे अदर कंट्री क्यों ना हो, पाकिस्तान क्यों ना हो, इनके साथ में जो रिलेशंस है बहुत अच्छे नहीं माने जाते। लेकिन उन सब के बीच में एक अच्छी बात क्या निकल के आती है कि इन सब के बीच में भी इंडिया का एक अच्छा, एक सच्चा, एक अपना दोस्त भूटान है, जो रिसेंटली जहां पे इलेक्शन हुए थे और उस इलेक्शन में फिर से सेकेंड टाइम कह सकते हैं जो शेरिंग टोबगे ये फिर से यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन के निकले हुए हैं। तो पूरी कहानी को समझेंगे इसमें कि इंडिया भूटान के बीच में रिलेशंस किस तरह होने वाले हैं। और ये एक एक पॉइंट और इसके इनके बारे में कहा जाता है कि ये बेसिकली प्रो इंडिया है। तो क्या हम ये कह लें इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो प्रो चाइना थे? प्रो चाइना नहीं थे, लेकिन इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो बेसिकली थोड़ा इंक्लाइन थे चाइना की तरफ। तो पूरी कहानी को हम बात करेंगे इस वीडियो में। और आपको बता दें कि ये बेसिकली यहाँ पर इसके पहले 13 से 2013 से लेकर 18 तक ये यहाँ के पीएम बन चुके हैं, रह चुके हैं यहाँ पर। और फिर से ये इनको मौका मिला है 2024 में, और 2024 बेसिकली कहा जा रहा है कि ये पूरा इलेक्शन का ही टाइम है। तो इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इसके रिगार्डिंग बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। और इन सब के बीच में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इनको भी कहीं के हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है। और इनके रिप्लाई में यहाँ पर इन्होंने भी यहाँ पर ये कहा है कि यस, बिल्कुल हम लोग इंडिया और भूटान दोनों मिलकर एक आगे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे, एक क्लोजर, एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेंगे इंडिया भूटान के बीच में। तो पूरी कहानी समझेंगे इस वीडियो में। आपको पता है कि भूटान का जो मैप बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये सिक्किम के पास में आपको मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का आपके वेस्ट में मिल जाएगा, और यहाँ सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ये आपका बेसिकली इसके आपके पास मिल जाएगा। आपको मालूम है कि भूटान का जब भी दिमाग में एक मैप आता है तो आपके दिमाग में ये बनता होगा कि डोकलाम इश्यूज हो गया, या फिर हम ये कह दें कि भूटान का एक अच्छा रिलेशन इंडिया के साथ में रहा है, ठीक है, एक कल्चरल रिलेशन रहा है इंडिया के बीच में। तो इन सब के बीच में आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ की जो इलेक्शन प्रोसेस है थोड़ा इसको समझ लेते हैं। रिसेंटली ये हुआ है कि ये बेसिकली जो पार्टी से बिलोंग करते हैं ये आपका पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी है, और इनके साथ जो फाइट हुआ बीटीपी का मतलब हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं भूटान टेंट्रल पार्टी। ये दोनों बेसिकली दोनों के बीच में एक फाइट देखने को मिला था। और यहाँ जो नीचे जो कलर देख रहे हैं, ये जो आप इधर ब्लू देख पा रहे हैं, तो ये बेसिकली पीडीपी पार्टी का, और ये जो इधर रेड कलर का आप देख पा रहे हैं ये बेसिकली बीटीपी पार्टी का है। तो इसमें यहाँ जो इलेक्शन हुआ, टोटल इलेक्शंस की जो सीटें होती है यहाँ पर 47 होती है। 47 में आपको 24 लाने होते हैं। उस 24 सीट में इनको मिला है 30 सीट, 30 सीट इनके नाम पर हुआ, और 17 सीट जो है वो बेसिकली बीटीपी के हुआ। आप पूछेंगे सर एक मिनट इनके पहले जो सरकार थी उनका क्या हुआ, वो बेसिकली क्या थी? तो आपको बता दें कि वो डीटीपी पार्टी थी, सॉरी डीएनपी पार्टी, ये जो पार्टी को दिखाई दे रहा है ना, ये पार्टी। लेकिन ये जो पार्टी है इनको यहाँ पर -30 इसलिए लिखा गया क्योंकि ये पहले ही राउंड में बाहर निकल गए थे। डीएनपी जो पार्टी थी वो पहले राउंड बाहर, इसमें बता दें बेसिकली इसमें यहाँ की जो पूरा इलेक्शन प्रोसेस होता है ना, ये यहाँ पर जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है इंडिया में, बाइकेमरल रिलेशन है जो सिस्टम है, यहाँ पर बेसिकली लोकसभा ही होते हैं। और लोकसभा में 47 सीट है। जैसे आपको यहाँ मालूम है कि इंडिया में आपको 552 सीट मिल जाते हैं लोकसभा में, तो वहां लोकसभा में 47 सीट, छोटा सा देश है तो 47 यहाँ पर सीटें हैं। उन सब में से 5 पार्टी यहाँ पर है, और वो 5 पार्टी में से सबसे ज्यादा जो वोट है वो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी को यहाँ पर मिला है। लेकिन पिछले साल की हम बात करें, पिछले साल जब ये हुआ था तो उसमें डीएनटी यहाँ 33 इनको सीट मिली थी, ऑपोजिशन को ऑपोजिशन डीपीटी थी, यहाँ 14 मिला था। आपको बता दें कि यहाँ पर जो लोकसभा जो बेसिकली डेमोक्रेसी जो आई है ना 2008 में आई है। इसके पहले यहाँ मोनार्की सिस्टम था, किंग का रूल था, और यहाँ पर ओनली लोअर हाउस है। लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं जो बेसिकली सेकंड राउंड में जो दो ओपोनेंट या दो कम कंटेंडर जो बचते हैं, बेसिकली उसमें से एक जो जिनको सीट कम मिलती है वो बेसिकली ऑपोजिशन में खड़ा, जिस तरीके से लोकसभा हमारे पास में होता है इंडिया में, उस तरह वहां से भी होता है। तो ये रही वहां की थोड़ी सी इलेक्शन प्रोसेस। तो इसके पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे आपके बेसिकली लोटे शेरिंग। ये आई होप किंग का नाम नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां पर आज भी किंग है, ऐसा बात नहीं वहां पर किंग नहीं है, वहां पर आज भी किंग है। और रिसेंटली आपको पता होगा नवंबर के टाइम में किंग का 10 दिन का विजिट था, 3 नवंबर से लेकर आई थिंक कि 10-12 तक के आसपास में। तो उस वक्त भी आपने कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग न्यूज आर्टिकल देखे होंगे, और हमने वीडियो लेके भी इसके रिगार्डिंग हम लेके आए थे। तो इन सब के बीच में और क्या निकल के आ रहे, देखिए अभी यहाँ पर जो शेरिंग जो तोबगे हैं, जो भी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्होंने अपने जो इलेक्शन कैंपेन में कुछ बातें कही थी, आपको इंटरेस्टिंग लगने वाला। क्यों? देखिए इनके इलेक्शन का जो एक कैंपेन था वो बेसिकली बेस था उनका कि इकोनॉमी को लेकर,
क्योंकि आज के टाइम में भूटान जैसे देश में जहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहीं न कहीं बहुत नीचे जा चुका है। वहीं यहाँ पर जो इनका जो इलेक्शन कैंपेन था, वो उनमें एक इम्पोर्टेंट बात कहा गया कि यहाँ पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को हम लोग यहाँ पर मेजर न करके, यहाँ पर इंस्टेड ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को अब यहाँ फोकस करेंगे। देखिए, जब भी हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के इंडेक्स में कौन सबसे तेज देश आगे न रहता है, वैसे इंडेक्स में जब भी रैंकिंग आया तो भूटान हमेशा नंबर 1 रहा है और कॉन्सेप्ट भी बेसिकली वहीं से निकला है। तो यहाँ पर अब यहाँ फोकस किया जा रहा है कि हैप्पीनेस से बात नहीं चलने वाली। आप खुश रह के आपका पेट नहीं भरने वाला, आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी में फोकस करना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पर वहाँ की जो पब्लिक है, इनके ऊपर भरोसा करके यहाँ पर इनको जिताई है। ठीक है, क्योंकि आप इसके रिगार्डिंग बहुत सारा आर्टिकल भी देख सकते हैं। भूटान वोट्स टुडेज इकोनॉमिक क्राइसिस हिट्स नेशनल हैप्पीनेस, इस तरह के आर्टिकल आजकल पब्लिश हो रहे हैं। और जो डीएनटी जो पार्टी है, वो पहली राउंड में बेसिकली एलिमिनेट हो चुकी थी। अब यहाँ पर सवाल निकलता है, सेरिंग तोब्गे ये है कौन? ये बेसिकली 2008 में जब ये इलेक्शन, ये पार्टी उसी वक्त बनी थी और उसी टाइम डेमोक्रेसी भी आई थी। और आपको बता दी, ये एक पढ़े लिखे सिविल सर्वेंट है 52 ईयर्स के एज में, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कि बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। तो ये बेसिकली 2013 से 18 तक में ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, सर्व कर चुके हैं। लेकिन इनके सामने चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि भूटान आज के टाइम में जिस तरीके से आज इकोनॉमिक कंडीशन है, आज के टाइम में इनके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस है। लेकिन फिर भी कोई नहीं, इंडिया के साथ में है, इंडिया के साथ एक अच्छा रिलेशन है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फेस करना नहीं होगा। आपको बता दें कि 29% जो वहाँ वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कहा गया कि 29% वहाँ के जो लोग हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, और यूथ वहाँ की जो काउंट होती है ना, अंडर 30 यानी 30 साल के जो कम उम्र के लोग हैं, उसमें से 29%, अगर हम 100 मान के चलते हैं 100, तो उसमें से 29 लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड है। और उसमें से भी कहा जा रहा है कि 1.7% जो है ना, बेसिकली ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है लास्ट 5 ईयर में, बिल्कुल भी एक मिनिमल पेस में देखा जा रहा है कि 1.7%। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, बेसिकली यहाँ पे इकोनॉमिक चैलेंजेस तो है, मास एक्सोडस, बेसिकली ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतनी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी बद से बदतर है कि यहाँ पर 8 में से 1 पर्सन को यहाँ पर स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी जो बेसिक नीड होती है, नेसेसिटीज होती है, उनको पूरा करने में। और यहाँ पर बीटीपी के जो लीडर है पेमा चेवांग, उन्होंने यहाँ पर बेसिकली वार्न किया था कि क्रीम ऑफ द नेशन कहा था, कंट्री वाज लूजिंग द क्रीम ऑफ द नेशन। जो पहले हुआ करता था एक चार्म, वो चीजें कहीं कहीं लूज कर रही है। तो यहाँ पर एक सवाल निकलता है कि इंडिया क्या एक्सपेक्ट करता है भूटान से। देखिए, रिसेंटली हम थोड़ा बात करें इंडिया और भूटान के रिलेशन बीच में, दोनों देशों के बीच में आपको पता होना चाहिए, गिलेफू और जो सिटी प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली 1000 स्क्वायर किलोमीटर का, ये बेसिकली यहाँ दोनों देशों के बीच में साइन हुआ था। जो गिलेफू से लेकर कोकराझार यहाँ तक एक रेल कॉरिडोर बनने वाला है, जो इकोनॉमिकली ये बेस होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बेसिकली अब ट्रेड जो है ना, देखिए पहले यहाँ पर जो भी व्हीकल्स है या फिर अन्य जो ट्रक जो गाड़ियां होती है, उसको कहीं कहीं एंट्री होने में थोड़ा भूटान हिचकिचाता था। आज के टाइम में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए इंडिया से बेसिकली मदद मांगा गया कि इकोनॉमिक बूस्ट। देखिए, ये जो है ना, ये एक बोला जाए ये भूटान के लिए लाइफलाइन माना जा रहा है, क्योंकि इससे कहीं अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कहीं कहीं लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो ये बेसिकली कुछ दिन पहले हमने देखा। इसके बाद रिसेंटली यहाँ पर 11 जनवरी की आर्टिकल है, ठीक है, दोनों देशों के बीच में यहाँ पर भूटान और इंडिया, देखिए दोनों एक कॉमन सिक्योरिटी कंसर्न शेयर करते हैं। और यहाँ पर जो आर्मी चीफ रिसेंटली मनोज पांडे, इन्होंने यहाँ पर ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में, देखिए जब चाइना भूटान बाउंड्री टॉक्स चल रहा था अक्टूबर के टाइम में, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि दोनों देश जब ये वार्तालाप कर रहे थे, डिस्कशन चल रहा था, तो उस समय इंडिया क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा था कि दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और बता दें कि दोनों देश के बीच में, इंडिया और भूटान के बीच में जो ट्रस्ट, गुडविल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की जो बात हम लोग करते हैं, ये दोनों के बीच में स्टैब्लिश होती है। इसके बाद भी 1960 से चला आ रहा है इमट्रेट मतलब इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम, जो बेसिक, देखिए भूटान की अपनी मिलिट्री नहीं है, लेकिन यहाँ 1960s के बाद में इंडिया की ही मिलिट्री वहां के लोगों को ट्रेनिंग देती आई है। और वहां पर बेसिकली कह सकते हैं कि वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं, लेकिन वहां पर आर्मी है फिलहाल। फिर भी डोकलाम जैसी स्थिति कहीं कहीं हमने देखने को मिला, तो उसके बाद से जो मिलिट्री ट्रेनिंग है थोड़ा उसे और बूस्ट किया गया। फिर भी जो कंसर्न्स है वो रहते हैं, और दोनों देशों के बीच में कहीं कहीं एक ट्रांसपेरेंट और रेगुलर बेसिस पर इंटरेक्ट होते रहते हैं, जैसे कि आर्मी चीफ ने कहा है। लेकिन इन सब के बीच में ना, ठीक है, एक गुड न्यूज निकल के आ रहा है कि इंडिया के साथ में पीडीपी के रिलेशंस अच्छे प्रो इंडिया माने जाते हैं। लेकिन चाइना जो है आज के टाइम में भी कहीं कहीं यहाँ बोला जाए, बट चाइना रिमेन्स इन इलेक्टेबल। तो चाइना
चाइना भूटान के लिए इंडिया के लिए किस तरीके से एक सिरदर्दी हो सकता है। देखिए, आपको बता दें कि रिसेंटली ये दिसंबर की बात कर रहे हैं जब न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से हम ये कहें नासा के सैटेलाइट ने कुछ इमेजेस रिलीज़ किए थे खासकर भूटान के मैप को लेकर या भूटान की जो एक रीजन आपको बताना चाहते हैं, ये रीजन जो यहाँ पर आप देखिए, जो जाकरलंग और पसामलंग है, यहाँ पर इनको लेकर ये एक इमेज जारी की गई थी, यहाँ पर चाइना विलेज एस्टैब्लिश कर रहा है, उसकी इमेज यहाँ पर प्रॉपर तरीके से दिखाई गई थी और इसके रिगार्डिंग हमने वीडियो बनाए हैं, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, इसी चैनल में है। इसके बाद में चाइना देखिए इंडिया के साथ में भी रिलेशंस जब डोकलाम हुआ था आपको मालूम है ये तो डोकलाम और गलवान दोनों के टाइम में भी ये भी देखा जा रहा था कि डोकलाम के टाइम में 2022 का मार्च का ये बेसिकली आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिस टाइम में डोकलाम के पास में विलेज एस्टैब्लिश कर रहा है चाइना। ये भी ऐसे रिपोर्ट निकल के आ रहे थे लेकिन इन सब के बीच में रिसेंटली डेवलपमेंट ये हो रहा था कि चाइना और भूटान को लेकर यहाँ पर जो भूटान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो जाते हैं कहाँ चाइना किसके लिए तो 25th राउंड ऑफ जो बॉन्डी टॉक्स है वो क्योंकि ये 1984 से बॉन्डी टॉक चल रहा है क्योंकि आपको बता दें कि 1949 में इंडिया और भूटान के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन होती है और आपको बता दें कि 2007 में जाकर ये ट्रीटी में थोड़ा सा अमेंडमेंट होता है ये कहा जाता है कि दोनों देश दोनों के इंटरनल जो मैटर उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन 1984 में ये चीजें कही गई कि जो फॉरेन रिलेशंस है कम्युनिकेशंस है वो चीजें भूटान ही करेगा और इसके बाद से कहीं ना कहीं आज तक 1984 से लेकर 2016 तक में 24वां राउंड बात हो चुका था 25वां राउंड 2023 में होता है। इसके बाद में आपको मालूम है कि दोनों देश के बीच में भी कहा जाता है कि डिप्लोमेटिक टाइज स्टैब्लिश करने के लिए क्योंकि चाइना और भूटान के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज नहीं यानी कि जो एम्बेसी है वहां दोनों के बीच में नहीं है और इसके पीछे रीजन है इंडिया। तो चाइना चाहेगा कि दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश हो लेकिन इन सब के बीच में ना एक सवाल निकलता क्या जब 2021 की बात कर रहे हैं अक्टूबर दोनों देश के बीच में यानी चाइना भूटान के बीच में 3 स्टेप रोड मैप साइन होता है। ये क्या होता है 3 स्टेप में 3 स्टेप के जरिए यहाँ पर जो बाउंड्री जो डिमार्केशन वो की जाएगी किस तरीके से देखिए पहला स्टेप ये होगा कि पहले हम लोग जो बॉर्डर है उसमें दोनों लोग आपस में टेबल में आएंगे और एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद में हम लोग ग्राउंड में जाएंगे ऐसा नहीं कि हम लोग डॉक्यूमेंट पेपर वर्क हम लोग कर लिए और ग्राउंड हम लोग देखे नहीं क्योंकि ये चीज है ना चाइना बराबर ये समझता है कि पेपर में कर लेंगे आगे फील्ड ग्राउंड में कौन देखने जा रहा है ठीक है तो ग्राउंड में फिर करना है और ग्राउंड में जाके प्रॉपर तरीके से यहाँ पर फॉर्मूले डिमार्केटिंग करनी बाउंड्री की। लेकिन ये आज तक क्योंकि अक्टूबर में साइन हुआ लेकिन रिसेंटली जब यहाँ पर जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्ट्री और भूटान फॉरेन मिनिस्ट्री जब ये दोनों आपस मिले इनके बावजूद भी इस मैटर पे बात हुआ ही नहीं इस पे आगे बात बढ़ी ही नहीं बस बात कहाँ चल रहा था डिप्लोमेटिक टाइज को लेकर और बाउंड्री जो कॉन्फ्लिक्ट है डिस्प्यूट है उसको जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इवन की आपको बता दें कि भूटान की जो साक्तेंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है यहीं आसपास में है अरुणाचल प्रदेश के बगल में। चाइना कुछ साल पहले यहाँ इसको भी क्लेम करा था उसका यही मानना था कि अरुणाचल प्रदेश तो साउथ तिब्बत है और वो साउथ तिब्बत में आपका जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो भी आता है। तो ये बेसिकली चाइना ना हर तरीके से अपने आस पड़ोस के जो देशों को कहीं ना कहीं परेशान करता है ताकि वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली वो टूट जाए। लेकिन इन सब के बीच में ना चाइना आपको बता दे कि इंडिया के पड़ोसी देशों में कहीं ना कहीं चाहे मालदीव्स की बात करें पाकिस्तान तो बिक गया है ठीक है लेकिन नेपाल जो है ना ये हमेशा जो है ना ये चाइना कार्ड खेलता है ठीक है। श्रीलंका भी आजकल खेलना सीख गया है। बांग्लादेश में यहाँ पर जो शेख हसीना की जो सरकार भी आई है ये प्रो इंडिया है लेकिन इसके पहले जो सरकार थी जो हमें याद नहीं आ रहा है आई थिंक बांग्लादेश डेमोक्रेटिक पार्टी इसी कुछ नाम है तो ये बेसिकली प्रो चाइना थी प्रो चाइना और प्रो पाकिस्तान भी थी तो इनके साथ में भी रिलेशन सही होने वाला है। लेकिन अब देखना ये कि इन हमारे जो पड़ोसी देश है पड़ोसी देश में पाकिस्तान को हटा दे ये फिर श्रीलंका को भी हटा दे मालदीव्स तो फिलहाल तो भी रिसेंटली टेंशन चल ही रहा है ठीक है। तो हमारे पास में बहुत ऐसे कम ऐसे लॉयल ऐसे नेवर बचते हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ में रिलेशन अच्छे माने जाते हैं। तो इसमें से नेपाल के साथ में बहुत बिगड़ा हुआ नहीं है लेकिन ठीक है। बांग्लादेश के साथ बहुत बहुत बिगड़ा हुआ नहीं लेकिन फिर भी ठीक है। भूटान भी सही है। म्यांमार के साथ में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नहीं है लेकिन क्योंकि इसमें चाइना का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है। चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ बना रहा है प्लस यहाँ पर इंडिया को यहाँ पर एक रूट जो बेसिकली एक रूट पास करने में यहाँ पर जो चाइना वो अड़ंगा कहीं ना कहीं डाल रहा है क्योंकि यहाँ से बेसिकली जब यहाँ इंडिया म्यांमार से एक रोड या रेल रूट अगर क्रॉस हो जाए बेसिकली यहाँ पर तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं सही होता। तो इसको लेकर बहुत सारा कंसर्न है। इसमें आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच।